बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 अगस्त और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद करा दें कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। इससे पहले कि नई खबरों की तरफ आएँ, आपको सबसे पहले तो हमने अपडेट करना है। कुछ नई इन्फॉर्मेशन है जो जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में है। आपको पता ही है, पिछले वीलॉग में तफसीली आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया है। वो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में है, ये तो तफसील से हम आपको बता चुके हैं। और उनके कोर्ट मार्शल का भी ऐलान कर दिया है और ये भी बताया है कि उनके ऊपर टॉप सिटी से रिलेटेड करप्शन का मुकदमा है। और उसके अलावा भी ये बताया गया है कि बहुत सारी और जगहों पर भी उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, रिटायरमेंट से पहले भी और रिटायरमेंट के बाद भी। इसलिए मिलिट्री ने उन्हें तहवील में ले लिया है और अब उनके कोर्ट मार्शल का प्रोसेस शुरू कर दिया। ये खबर तो हम पिछले वीलॉग में आपको दे चुके हैं। इसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, वो आपके सामने रख दें। उसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इमरान खान साहब ने अब हतमी कॉल देने की जो है वो उन्होंने एक हतमी कॉल देने का फैसला किया है और एक नवीद सुनाई है कौम को कि अब वो एहतजाज की हतमी कॉल देने जा रहे हैं। क्यों हतमी कॉल देने जा रहे हैं, कैसे हतमी कॉल देने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। पहले आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो कि साबिक डीजी आईएसआई हैं। उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, फ़ौज ने जो उन्हें तहवील में लिया है, गिरफ्तार किया है और उन पर कोर्ट मार्शल शुरू किया है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उसमें दो तीन इन्फॉर्मेशन ताज़ा हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, वो आपके सामने रखते हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन ये आई है कि फैज़ हमीद साहब के ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो सुल्तानी गवाह बन जाएं, मतलब कि वादा माफ गवाह बन जाएं इमरान खान साहब के खिलाफ। और अगर वो ऐसी गवाही दे देते तो फिर शायद वो गिरफ्तारी से बच जाते। ये जाहिर है, ये मार्केट के अंदर एनालिसिस है। जो फैज़ हमीद साहब के करीबी लोग थे वो ये बता रहे हैं, बहुत सारे रिटायर्ड फौजी अफसरान ये बातें बता रहे हैं। अब जाहिर है इसकी तस्दीक या तरदीद तो फैज़ हमीद साहब ही कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक हम आपको ये बता सकते हैं कि एक सिचुएशन तो ये थी कि वो इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दे देते तो वो बच जाते, नहीं दिया तो अब वो पकड़े गए हैं। दूसरी इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो ये है कि उनको पकड़ तो लिया गया है, जाहिर है उनका कोर्ट मार्शल भी होगा, लेकिन इस सारी चीज़ में से अगर तो कुछ निकालना है, मतलब अगर तो वाकई एहतसाब करने का मकसद है, तो फिर तो जाहिर है उन्होंने अकेले तो टॉप सिटी वाली कार्रवाई नहीं डाली होगी। अगर इस चीज़ को 1 मिनट के, क्योंकि हैं तो इल्ज़ामात ना, अगर 1 मिनट के लिए इस सारी चीज़ को दुरुस्त मान लें तो टॉप सिटी उन्होंने अकेले तो नहीं की थी। और हमें तो ये बताया गया है कि आर्मी इज़ चीफ, चीफ इज़ आर्मी, मीन फौज में जो भी होता है वो आर्मी चीफ की मर्जी से होता है। और उस वक्त आर्मी चीफ जो थे वो जनरल बाजवा थे। और ये भी जहन में रखा जाए कि जब ये टॉप सिटी वाला सारा वाकया हुआ, जिसको कि टॉप सिटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अर्जी डाली थी, पिटिशन डाली थी और उसके अंदर पूरा अहवाल लिखा था, तो जो उन्होंने एलेज किया था उसके अंदर या इल्ज़ामात लगाए थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक डीजी आईएसआई के ऊपर, उन इल्ज़ामात में वाज़े तौर पर लिखा था कि उन्होंने ये कार्रवाई तब डाली थी जब वो डीजीसी थे। आईएसआई के अंदर वो डीजीसी थे, मतलब कि वो मेजर जनरल के ओहदे पर थे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंस्टीट्यूशन का जाहिर है एहतसाब का निज़ाम भी बहुत तगड़ा है और इंस्टीट्यूशन को 6-7 साल बाद तो पता नहीं लगेगा किसी की करप्शन का। एक तगड़ा इंस्टीट्यूशन है और हमें फ़ख्र भी अपने इंस्टीट्यूशन पर। जाहिर है उसमें करप्शन होगी तो फौरी तौर पर पता लग जाएगा। अब ये तो मुमकिन नहीं कि 2017 की जो बात है वो 7 साल के बाद या 6 साल के बाद इंस्टीट्यूशन को पता लगेगी। और बंदा जो है वो मेजर जनरल से तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट जनरल बने, डीजी आईएसआई रहे इतने साल, और जो आर्मी चीफ हों या पूरा इदारा हो वो इस चीज़ से बिल्कुल लाइलम रहे कि उसने टॉप सिटी के सारे मामले के अंदर किस तरह से किसी को अगवा किया, उस पर जुल्म किया, उससे पैसा ऐंठा। ये सारी चीज़ें ज़रूर इसका मतलब है कि आर्मी चीफ के नॉलेज में होंगी। ये तो हम मान ही नहीं सकते कि 6-7 साल तक उनको पता नहीं चला। और अगर उनकी इंफॉर्मेशन में थी और उसके बावजूद इन्हें मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया तो फिर इसका मतलब है कि जनरल बाजवा साहब भी इसमें शामिल हैं। तो अब अकेले जो जनरल फैज़ हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई
नहीं हो सकेगी। अगर कार्रवाई करनी होगी तो फिर तमाम लोग जो इन्वॉल्व होंगे, और इसमें जनरल बाजवा साहब को तो साइड पे ज़ाहिर है नहीं रखा जा सकेगा। तो अब देखते हैं ये मामला कैसे आगे बढ़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक रास्ता खुला है। मैंने पहले भी कहा कि ये, पिछले वीलॉग में भी कहा था कि ये एक रास्ता खुला है। पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ कि किसी DGISI को गिरफ्तार किया जाए। पहले वालों को बाद वाले हमेशा प्रोटेक्ट करते आए हैं उनके अच्छे और बुरे तमाम कामों के ऊपर। अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक साबिक DGISI को गिरफ्तार किया है। करप्शन के जो मामलात हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जिस केस के ऊपर उनको उठाया गया है, उसमें तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा जान इसलिए नहीं लगती कि 2017 में मामला हुआ, DGC थे, मैंने तमाम चीज़ें आपको बता दी, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल हुए, वो DGISI रहे, तो ये तमाम चीज़ों के सवालात तो फिर पूछे जाएंगे कि उस टाइम ये सब कुछ क्यों नहीं किया गया। तो करप्शन का मामला तो मुझे नज़र नहीं आता। तो इसमें मुझे ये भी नज़र आता है कि शायद कैद शायद उनको हो, अगर कोर्ट मार्शल होता है, उनके ज़ाहिर है तमगे शमगे वापस हो सकते हैं, उनकी रिटायरमेंट के बेनिफिट वापस हो सकते हैं, उनसे तमाम जो प्लॉट्स या जो भी उन्हें को फ़ायदे मिले होंगे वो वापस हो सकते हैं। लेकिन इससे एक और बड़ा काम हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का तो चलो जो भी मामला है वो मिलिट्री का अंदरूनी मामला है, ज़ाहिर है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। हम तो तज्जिए की हद तक तज्जिया दे सकते हैं। मिलिट्री एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अपने अंदर उनका सज़ा और जज़ा का ज़ाहिर है एक मुरतब तरीका है। अब उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का वो सारा कोर्ट मार्शल और प्रोसेस होगा। जो भी खबर आई आपको बताएंगे। लेकिन एक बात इसके अंदर जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि इससे अब रास्ता खुल गया है। अब मौजूदा जो लीडरशिप बैठी है मिलिट्री की, वो ज़ाहिर है कल को आने वाले उनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन रवाज पड़ गया है कि अब अगर एक DGISI को गिरफ्तार किया जा सकता है तो इसके बाद भी ज़ाहिर ऐसे किया जा सकता है। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है। अब हमें आने वाला वक्त बताएगा कि ये खुशाइंद है या खुशाइंद नहीं है। बहरहाल ये बात मैंने आपको कहा कि तय है कि जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है या बताया गया है, उस केस में मुझे कुछ बहुत सारा होता नज़र नहीं आ रहा। और अगर करना हुआ तो फिर फैज़ हमीद साहब अकेले नहीं होंगे, और बहुत सारे होंगे, और उनमें जनरल बाजवा साहब तो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया गया कि ये मुमकिन नहीं है कि DGISI भी नहीं थे वो उस टाइम, वो DGC थे। तो चलें, अगर DGC थे तो उस वक्त के DGISI को भी ज़ाहिर है पूछना पड़ेगा, उस वक्त के आर्मी चीफ को भी पूछना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कि ये सारा कुछ होता है नहीं होता, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है। तो ये एक तो इसकी अपडेट थी, मैंने कहा आपके सामने रखूं। अब अगली खबर जो है वो भी धुआंधार है। वो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत की। एक तो कल पहली दफ़ा जब उनको अदालत लाया गया तो उस टाइम वर्कर्स भी वहाँ मौजूद थे उस अदालत के आसपास, और वर्कर्स ने इमरान खान को देख लिया और वहाँ शदीद नारेबाजी हुई इमरान खान जिंदाबाद की, और फिर उन वर्कर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। एक तो पहली दफ़ा वर्कर्स ने इमरान खान को देखा, एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरी ये कि इमरान खान ने बहुत ही एक तफसील से बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि 2 साल से मैंने जो मुल्क के माशी हालात थे उनको सामने रखते हुए कभी भी एहतजाज की हतमी कॉल नहीं दी, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि मुल्क की मईशत जो है वो जिन हालात में है वहाँ पर अगर हतमी कॉल दे दी और फिर दमादम मस्तकल अंदर हुआ तो मुल्क को मज़ीद नुकसान होगा। लेकिन अब जो ये हुकूमत करने जा रही है वो पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुँचाएगी कि अब मुझे हतमी कॉल देनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि साफ नज़र आ रहा है कि इस तमाम जो लंदन प्लान था, जिसमें उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन भी शामिल था इमरान खान के मुताबिक, और काजी फाइज ईसा भी शामिल थे, और इनकी मदद की मौजूदा आर्मी चीफ ने, ये इमरान खान का कहना है। और उन्होंने कहा कि इन्होंने मिलके 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसका मैंडेट हमसे चोरी किया, और अब उस चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर काजी साहब को एक्सटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये पता हो कि एक्सटेंशन देने के लिए 2/3 अक्सरियत से जो है वो किसी ना किसी किस्म की कोई करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आइन के अंदर। और कुछ लोग जो तबसरा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो जनरल फैज़ को उठाया गया वो भी इसी चीज़ की एक कड़ी है कि अब मामलात को उस तरफ लेके जाया जाएगा, और किसी भी तरह से सेनेट के अंदर 66 मेंबर चाहिए। जी हाँ, सेनेट में शायद टोटल 104 सीटें हैं, तो 66 मेंबर चाहिए कम अज़ कम 2/3 अक्सरियत के लिए, ताकि अमेंडमेंट पास करवाई जाए। सेनेट से पहले ये अमेंडमेंट होगी कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली में गालिबन 228 मेंबर चाहिए टोटल पूरे करने के लिए 2/3 अक्सरियत। और उसका हल भी इन्होंने निकाला है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन इमरान खान ने आज ये कहा कि हमें खदशा है, हमें पता ये चल रहा है कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए कि वो बैठे रहें ऑफिस में और ये सारी जो भी चोरी की है इलेक्शन कमीशन ने
उसकी प्रोटेक्शन बने रहें और ये जो पूरे का पूरा लंदन प्लान था इसको इम्प्लीमेंट करते रहें। अब ये काजी साहब को एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। अगर इन्होंने काजी साहब को एक्सटेंशन देने का फैसला किया और आइन तब्दील करने की कोशिश की और मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना माना और उल्टा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला आवर हो गए, तो फिर मैं फाइनल कॉल दूंगा आवाम को और फिर सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर जो होगा उसका ज़िम्मेदार जो है वो मौजूदा जो लोग साहब इख्तियार हैं वो होंगे। इमरान खान ने साथ साथ ये भी कहा कि लोग ये जमा खातर में रखें कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं वो बांग्लादेश से भी बुरे हैं। उन्होंने कहा कि खालदा ज़िया के साथ लोग नहीं थे। खालदा ज़िया की पार्टी जो जेल में थी, जो अपोजिशन लीडर थी, शेख हसीना तो वज़ीर आज़म थी ना, खालदा ज़िया वहाँ की अपोजिशन लीडर थी। उन्होंने कहा कि वो शेख हसीना जो है वो खालदा ज़िया से ज़्यादा पॉपुलर थी अभी भी। इसके बावजूद कि खालदा ज़िया के साथ कोई नहीं था, अवाम जुल्म के ख़िलाफ़ निकली, उन्होंने एहतजाज किया और शेख हसीना की हुकूमत को उठाकर परे फेंक दिया। उन्होंने कहा हमारे साथ तो कहीं ज़्यादा पब्लिक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा मकबूल हो रही है। मेरे पास वक्त ही वक्त है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वक्त के गुजरने से मेरी पार्टी मजबूत हो रही है, ये कमज़ोर हो रहे हैं, इसलिए मैं किसी सूरत किसी के साथ भी मुज़ाकरात नहीं करूँगा। सियासतदानों से अगर किसी ने मुज़ाकरात करने तो महमूद खान अचकज़ई साहब को उसका दे रखा है हमने मैंडेट। हमने कहा था कि फ़ौज मुज़ाकरात करे, अगर वो नहीं करना चाहते तो हम भी नहीं करना चाहते, हमारे पास वक्त ही वक्त है, देखते हैं कि वो ये क्या करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि खालिदा ज़िया के साथ लोग नहीं थे, यहाँ पर पका हुआ है लावा, सिर्फ एक कॉल देने की ज़रूरत है। अगर काजी फायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई, आइन बदलने की कोशिश की गई, लूट मार करने की कोशिश की गई, तो फिर फाइनल कॉल दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि मैं ये भी वाजे कर दूं कि फ़ौज एक कौमी इदारा है, और इमरान खान ने कहा मैं वाजे कर देता हूं कि फ़ौज अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। जब अवाम निकलेगी तो फ़ौज ने गोली नहीं चलानी अवाम पर किसी सूरत भी, क्योंकि वो कौमी फ़ौज है, वो अपनी कौम से मोहब्बत करती है और कौम फ़ौज से मोहब्बत करती है। इसलिए अगर किसी के जहन में है कि फ़ौज कौम पर गोली चलाएगी और उस एहतजाज को रोक लिया जाएगा, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फ़ौज अपनी कौम के ऊपर गोली नहीं चलाएगी और फिर सब कुछ बह जाएगा और लोगों को फिर पता नहीं चलेगा कि ये तमाम लोग भागे किधर हैं। इसी तरह उन्होंने 9 मई पे भी बात की। उन्होंने कहा कि 9 मई खुद करवाया गया, उसकी फुटेज चोरी करवाई गई, वहाँ पर आग खुद लगवाई गई, सब कुछ खुद किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उसको डालने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा मैशत तबाह है, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाही की तरफ जा रहा है, 90% अवाम हमारे साथ है, और अगर यहाँ पर ये हालात इसी तरह रहे और री थिंक ना किया गया तो फिर बांग्लादेश से भी बदतर जो हैं वो हालात यहाँ पर होंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ को लगता है कि वो मकबूल है तो छोड़ें किसी बड़े ग्राउंड को, वो किसी छोटे से ग्राउंड में जलसा करके दिखा दें। अगर उन्होंने कर लिया तो हम मान जाएंगे। आज ये सबसे ज़्यादा गैर मकबूल हैं। आखिर पर उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में ये कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब को सोचना चाहिए कि ये फ़ौज एक कौमी इदारा है, ये किसी सूरत भी किसी एक शख्सियत या एक पार्टी की फ़ौज नहीं है। आर्मी चीफ को इसे कौमी इदारा ही रहने देना चाहिए और किसी एक पार्टी के साथ फ़ौज को नत्थी नहीं करना चाहिए। और जो साहब इक़्तिदार हैं उन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अवामी पार्टी है उसको फ़ौज मुखालिफ बनाने का बयानिया जो है इसको तर्क करना चाहिए। ये किसी सूरत भी खुशाइंद बात नहीं है। ये कहना था आज इमरान खान का। बहुत ही तफसील से सहर असल गुफ्तगू की उन्होंने आज अदालत के अंदर रिपोर्टर्स के साथ, और वाज़े तौर पर उन्होंने बताया कि अब मैं एक हतमी कॉल पहले मैंने नहीं दी, देने जा रहा हूं। अगर काजी साहब को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो फिर सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा और जो भी होगा वो तमाम लोग देखेंगे। अच्छा जी, अगली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही देंगे। काजी साहब ने अपनी एक्सटेंशन पर काम शुरू कर दिया। मोहम्मद मालिक साहब की यह खबर थी, अब से चंद महीने पहले उन्होंने एक खबर दी थी कि मुस्लिम लीग नून को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 15 से 25 सीटें छीन कर दी जाएंगी ताकि वो 2/3 मेजॉरिटी वाला काम किया जा सके और काजी साहब को एक्सटेंशन मिले। उस पर आज काम शुरू होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि आज एक 3 मेंबर बेंच जो काजी फायज़ ईसा जिसको हेड कर रहे थे उसमें जस्टिस अफ़गान थे, नईम अफ़गान, और उनके साथ साथ जस्टिस अकील अब्बासी थे। जस्टिस अकील अब्बासी कराची से हैं और इस 3 मेंबर बेंच ने ऐसा फैसला दिया कि सारी दुनिया ही हैरान हो गई। इस 3 मेंबर बेंच में 2 जजेस ने एक ऐसे कानून को बदल दिया जो कोई बदल ही नहीं सकता था। कानून क्या, पहले मैं ये बता दूं। कानून ये है कि जब इलेक्शन हो जाता है
वोट काउंट हो जाता है। वोट काउंट होने के बाद जब इलेक्शन कमीशन रिजल्ट कंसोलिडेट कर देता है, मतलब कि हतमी रिजल्ट, हतमी नतीजा डिक्लेयर कर देता है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, क्योंकि इलेक्शन का काम मुकम्मल हो जाता है ना, इलेक्शन हुआ, वोट गिने, वोट गिनने के बाद हतमी नतीजा जारी कर दिया। तो जब हतमी नतीजा मीन कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है, हतमी नतीजा जो है वो जारी कर देता है इलेक्शन कमीशन, तो फिर इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया। फिर अगर किसी को इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ता है, और उस ट्रिब्यूनल के अंदर एक हाई कोर्ट का सिटिंग जज जो है वो उन मुकदमात को सुनता है और सुनने के बाद फैसला देता है कि रिकाउंटिंग की ज़रूरत है, नहीं है, क्या होगा। अब इस इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अजीब ही एक काम किया था। उन्होंने जहां जहां तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़े से वोटों से हारी, मसलन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाले हलके से बैरिस्टर तैमूर मुल्तान से 154 वोटों से सिर्फ हारे। कितने वोटों से? 154 से। मुस्तरद होने वाले वोट कहीं ज़्यादा थे उस हल्के में। उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त की और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्योंकि अब रिजल्ट कंसोलिडेट हो गया है तो अब आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं, हम नहीं कर सकते। और ये एक जगह पर नहीं है, ये पिछले कई इलेक्शन से इलेक्शन कमीशन यही इस्तदलाल देता है कि जब रिजल्ट कंसोलिडेट हो गया तो हम रिकाउंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन जहां जहां पर नून लीग ने यह दरखास्त दी वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा आए हम रिकाउंट करते हैं, और उन्होंने ऐसा रिकाउंट किया कि एक हलके में, मसलन 3 हलकों की दास्तान इस आज के फैसले में हुई है। एक हलके में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14,000 वोट से जीत रही थी, उन्होंने रिकाउंट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14,000 जो वोट थे उनके ऊपर डबल ठप्पे लगाए, उनको मुस्तरद किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14,000 वोट कम हो गए, नून लीग के उतने ही रहे और वो जीत गए। एक और हल्का था, उसमें 10,000 वोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। उन्होंने ये नहीं किया कि तहरीक इंसाफ के 13,000 वोट कैंसिल कर दिए हों, 9,000 के, उन्होंने पूरे 10 के 10,000 वोटों पर ठप्पे लगाए, दोबारा से डबल ठप्पा लगाया तो वो वोट कैंसिल हो गया। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट 10,000 कम कर दिए, नून के उतने ही रहे, वो जीत गए। मतलब बिल्कुल कस्टमाइज किस्म का अरेंजमेंट करके दिया, धांधली। और इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि यह गलत है, यह बुनियादी असूलों के कानून के खिलाफ है, और इसलिए जब रिजल्ट कंसोलिडेट हो गया तो इलेक्शन कमीशन रिकाउंट नहीं कर सकता। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 3 सीटें नून लीग को दे दी थी इस तरह से, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो तीनों सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई। अब काजी साहब ने 3 रुकनी बेंच में 2 जजेस ने, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस नईम अफगान, उन्होंने ये फैसला दिया कि ये इलेक्शन कमीशन का हक है, वो रिजल्ट कंसोलिडेट होने के बाद भी अगर गिनती करवाना चाहे तो करवा सकता है। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि आइन और कानून को माने, और दूसरी तरफ ये फैसला कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो जस्टिस अकील अब्बासी थे वो बज नहीं हुए, उन्होंने अपना ज़मीर गिरवी नहीं रखा, उन्होंने काजी साहब के सामने झुकने से, इस्टेब्लिशमेंट के सामने झुकने से इनकार किया, और उन्होंने ये कहा कि ये तो एक मुसद्दका असूल है, कि एक मरवजा असूल है कि जब कंसोलिडेटेड रिजल्ट हो गया तो रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, और इलेक्शन कमीशन 20 मुकदमों में खुद ये इस्तदलाल दे चुका है, तो फिर ये सीटें वापस नहीं दी जा सकती। बहरहाल आज 3 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर काजी फायज ईसा साहब ने नून लीग को दी हैं। मकसद ये 2/3 मेजॉरिटी की तरफ है काम, और अपनी एक्सटेंशन लेने का ये काम जो है ये सीधा करने की कोशिश की है। अच्छा जी, मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका का हाथ है, शेख हसीना कह रही हैं कि सेंट मार्टिन जो जजीरा था अमेरिका मांग रहा था, हवाई अड्डा बनाने के लिए दे देती तो फिर मेरी हुकूमत रहती, नहीं दी तो इसलिए मेरी हुकूमत गिरा दी गई। इमरान खान से आज सवाल पूछा गया कि आपने भी अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था, शेख हसीना भी, क्या वो सच्ची हैं, आप सच्चे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे शेख हसीना का नहीं पता, वो कह रही हैं तो क्यों कह रही हैं। हमारे पास तो साइफर की सूरत में एक मुकम्मल FIR मौजूद है जो हमने आप सब के सामने सबूत के तौर पर रखी हुई है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो ये है कि जो पंजाब असम्बली है उसमें 11 अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनको मरियम नवाज़ की मौजूदगी में एहतजाज करने पर उनको मुअत्तल कर दिया था, उन्हें सस्पेंड किया था, और 1.5 महीने के बाद उनकी सस्पेंशन ख़त्म हुई है और अब वो दोबारा पंजाब असम्बली के अंदर जा सकेंगे। एक ये खबर है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने कि राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इंटरनेट स्लो है, और ये पूरी दुनिया में स्लो है माशाल्लाह। हालांकि आप सब जो मुल्क से बाहर रहते हैं उन लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में इंटरनेट स्लो नहीं है, पूरी दुनिया में इंटरनेट ठीक चल रहा है। लेकिन राणा साहब अभी अभी फ्रांस से होके आए, लगता है कि किसी थके हुए होटल में रहे, वैसे रहना तो नहीं चाहिए था, सरकारी पैसे के ऊपर ज़रूर गए होंगे, लेकिन लगता है कि वहाँ पर इंटरनेट स्लो होगा, या राणा साहब को किसी ने पैकेज अच्छा फ़ोन में नहीं लेके दिया होगा, या फिर गलत बयानी कर रहे होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में तो इंटरनेट स्लो नहीं है। राणा साहब ने कहा पूरी दुनिया में इंटरनेट
स्लो है, इसीलिए पाकिस्तान में भी इंटरनेट स्लो है। हमने इंटरनेट स्लो नहीं किया, अगर हम करेंगे तो हम आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस में लेंगे, लेकिन इंटरनेट पूरी दुनिया में स्लो है माशाल्लाह। अच्छा जी, मुराद सतपारा एक कोपैमा, एक नेपाली खातून के साथ शायद वो कोपैमाई कर रहे थे, मीन जो स्याह आई हुई थी और उनकी जान चली गई है कोपैमाई में। पहले भी बहुत सारे जो हमारे तगड़े कोपैमा हैं पिछले चंद सालों में आपने देखा कि उनकी जान गई है सारे प्रोसेस के अंदर। बहरहाल अगली खबरें जो आपके साथ शामिल करनी है वो हम पंजाबी वीलॉग में करेंगे, क्योंकि नईम बुखारी साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है जहां पर उन्होंने डीजी आईएसपीआर साहब से बहुत ही सख्त सवाल कर दिए हैं। जी हाँ, बहुत ही तगड़े, बहुत ही सख्त और बहुत ही हिला देने वाले। कोई पाकिस्तान के अंदर बैठकर इतनी बड़ी जुर्रत कर नहीं सकता जितनी बड़ी जुर्रत नईम बुखारी साहब कर गए हैं। तो आज के पंजाबी वीलॉग में उसे कवर करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।